चलो यार, आज भल्लातक शुरू करते हैं। भल्लातक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट द्रव्य है। हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे यूजी हो या पीजी। तो भल्लातक को हम बहुत अच्छे से करेंगे। शुरुआत इसके नाम से करते हैं। तो भाले के समान ये तीक्ष्ण गुणों को धारण करता है, जिस कारण से इसको भल्लातक कहते हैं। भल्लातक को भल्लातक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भाले के समान तीक्ष्ण गुणों को धारण करता है। बाकी इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो बॉटनिकल नेम क्या है इसका? सेमीकार्पस एनाकार्डियम। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे ना, तो सेमे वर्ड का मतलब क्या होता है? मार्किंग। और इसका कार्पस का मतलब क्या होता है? कार्पस का मतलब होता है फ्रूट या नट। ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनता है? मार्किंग नट। मार्किंग नट इसका इंग्लिश नेम भी है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको मार्किंग नट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से ना, इसके फ्रूट में से, भल्लातक के फ्रूट में से एक ब्लैक कलर का विस्कस फ्लूइड निकलता है, जिसको पुराने टाइम पे लोग ऑब्जेक्ट्स को मार्क करने के लिए या धोबी कपड़ों को मार्क करने के लिए यूज़ करते थे, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया है? मार्किंग नट। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है, जिसको हिंदी में आम्रकुल बोलते हैं। एनाकार्डियेसी फैमिली क्यों है? क्योंकि इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो हर्ड शेप्ड के होते हैं, जिस कारण से एनाकार्डियम, इसके जो नाम में दूसरा जो वर्ड है एनाकार्डियम, वो इसका रखा गया, और एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है। तो हमने इसका नाम देखा, फैमिली देखी। नाम क्या था इसका? सेमीकार्पस एनाकार्डियम। फैमिली क्या थी इसकी? एनाकार्डियेसी फैमिली है इसकी। बाकी इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो आचार्य चरक ने इसको दीपनीय, कुष्ठग्न और मूत्र संग्रणीय महाकषायों के अंतर्गत रखा है। आचार्य चरक ने टोटल कितने? 3 महाकषाय के अंतर्गत में भल्लातक का वर्णन किया है। दीपनीय, कुष्ठग्न, मूत्र संग्रणीय महाकषाय। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कितने गणों में बताया? तो न्योग्रादि और मुस्तादी, नैग्रोदादि और मुस्तादी गण में आचार्य सुश्रुत ने भल्लातक को बताया है। आचार्य भाव मिश्र ने हरित आदि वर्ग में भल्लातक का वर्णन किया है। अब यहाँ पे एक कैच पॉइंट ये पड़ता है कि चरक में बताया गया है कौन से? भेदनीय महाकषाय। और भेदनीय महाकषाय के अंतर्गत एक पर्यायवाची यूज़ किया है उन्होंने। भेदनीय महाकषाय पहले तो कौन से होते हैं? जो शुरुआत के 5 हैं वो क्या हैं? सुभा, अर्क, उरुबुक, अग्निमुखी, चित्रा। अब अगर हम इसका जब पर्याय देखते हैं भल्लातक का, तो इसका एक पर्याय अग्निमुखी। तो इस कारण से यहाँ पे जो वर्गीकरण है वहाँ पे भेदनीय महाकषाय भी लिखा होना चाहिए था, पर हम देखेंगे कि जो अग्निमुखी है वो लांगली का भी पर्याय है। तो आचार्य चक्रपाणी वहाँ व्याख्या करते हुए बताते हैं कि हमें जो भेदनीय महाकषाय हैं वहाँ पे अग्निमुखी से भल्लातक का ग्रहण नहीं करके लांगली का ग्रहण करना है। तो जहाँ पे भेदनीय में नहीं रखा है भल्लातक को आचार्य चरक ने। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा इससे। तो आचार्य चरक ने सिर्फ 3 महाकषाय के अंतर्गत में वर्णन किया है, दीपनीय, कुष्ठग्न, मूत्र संग्रणीय महाकषाय। आचार्य सुश्रुत ने कौन से गणों में बताया? नैग्रोदादि, मुस्तादी गण के अंतर्गत। आचार्य भाव मिश्र ने कहाँ बताया है? हरित्यादि वर्ग के अंतर्गत में भल्लातक को बताया है। तो इस स्लाइड को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने भल्लातक देखा। भल्लातक का नाम भल्लातक क्यों है? क्योंकि ये भाले के समान तीक्ष्ण गुणों वाला होता है, जिस कारण से इसको भल्लातक कहते हैं। और इसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम क्या है? वो है इसका सेमीकार्पस एनाकार्डियम। हमने इसके पीछे का लॉजिक भी देखा कि इसको मार्किंग नट भी बोलते हैं। इसकी फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है। आगे चलते हैं, इसके प्रमुख पर्याय देखते हैं। तो मुख्यतः अगर यूजी के व्यू से देखोगे तो 4 पर्याय पर्याप्त रहेंगे, पर हमें एक एक पर्याय अच्छे से करना है इसका, क्योंकि इम्पोर्टेंट द्रव्य है हमारा। तो इसको अरुष्कर बोलते हैं। ठीक है, अरुष्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि भल्लातक फल रस के स्पर्श से व्रण या स्फोट, व्रण को क्या और बोलते हैं? स्फोट की उत्पत्ति हो जाती है, जिस कारण से ये अरुष्कर इसको कहते हैं। मैंने बताया था कि भल्लातक जो होता है बहुत ही तीक्ष्ण गुणों वाला होता है, जिस कारण से इसके स्पर्श मात्र से वहाँ पे व्रण की उत्पत्ति हो सकती है। इसको शोफकृत भी बोलते हैं। आचार्य चरक जब 18वें अध्याय में त्रिशोथीय अध्याय में जहाँ बताते हैं आगंतुज शोध का, जहाँ पे वर्णन करते हैं, वहाँ पे आगंतुज शोध के जो हेतु हैं वहाँ पे बताते हैं आचार्य कि भल्लातक के फल या फिर उसके पुष्प के रस से अगर स्किन का अगर स्पर्श हो जाए ना, तो वहाँ पे शोथ उत्पन्न हो जाता है।
तो इतना तीक्ष्ण गुण वाला होता है ये, तो जिस कारण से इसको शोफकृत भी कहते हैं। शोफकृत क्यों कहते हैं? भल्लातक रस या धूम के स्पर्श मात्र से शोफ उत्पन्न हो जाता है। इसका एक पर्याय क्या है? अग्निमुखी है। हमने देखा अग्निमुखी क्यों है? क्योंकि फल का जो शीर्ष भाग होता है ना, वो अग्नि के समान रक्त वर्ण का होता है। हमने देखा इसका, ये इसका फल है, अगर ये फल है तो इसका जो शीर्ष भाग है ना, ये वाला पार्ट, ये कैसा है? अग्नि के वर्ण के समान है। ठीक है, जिस कारण से इसको अग्निमुखी कहते हैं। अग्निमुखी हमने देखा किसका पर्याय और था? लांगली का भी पर्याय था, जिसका वर्णन कहाँ पे किया है? भेद नियम आकाशाय में किया आचार्य ने। ठीक है, तो ये याद रखना। अग्निक बोलते हैं इसको क्योंकि ये अग्नि के समान दाह और ताप उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि तीक्ष्ण गुण वाला है, उष्ण वीर है इसका। ठीक है, अनल नामा अगर पूछा जाए कि अनल नामा किसका पर्याय है, तो अनल नामा किसका पर्याय है? चित्रक का। ठीक है, कि अग्नि के जितने भी नाम हैं वो सब नाम किसके हो सकते हैं? चित्रक के, क्योंकि वो भी अग्नि के समान गुणों वाला होता है चित्रक, यानी अग्नि वर्धन भी करता है, पाचन में मदद करता है। तो जिस कारण से अनल नामक इसका पर्याय है चित्रक का। बस याद रखना, मिलते जुलते पर्याय, कन्फ्यूजन ना हो, आगे के लिए याद रहे, बस इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको वीर वृक्ष भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वीरवान होता है। वीर वृक्ष हमने एक और द्रव्य जिसका पर्याय देखा था, एक और प्लांट था, कौन सा था? अर्जुन। अर्जुन का भी एक पर्याय है जिसका नाम क्या है? वीर वृक्ष है। बाकी हिंदी में इसको बिलावा कहते हैं। इसको याद रखना, ये आगे काम आएगा बिलावा। जब हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे तो इसका वहाँ पे एक नाम, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा? बिलावानॉल, ठीक करके। तो बिलावा से क्या बन जाएगा? बिलावानॉल। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे इसका इंग्लिश नेम देखते हैं। हमने देखा था कि मार्किंग नट ट्री इसको बोलते हैं, मार्किंग नट ट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, मार्किंग नट हो गया। बाकी नट और भी बहुत सारे हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और मतलब यूज़फुल हैं काफ़ी। कौन कौन से होते हैं? जैसे एमेटिक नट होता है, एमेटिक नट। एमेटिक नट किसको बोलते हैं? मदन फल को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। फीवर नट है, फीवर नट किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं वो लता करंज को। मैजिक नट है, नाम में ही मैजिक है। मैजिक का मतलब क्या होता है? माया, तो माया फल, माया फल का नाम क्या है? मैजिक नट है। फॉक्स नट, हम सब ने इसको कहीं ना कहीं खाया होता है। फॉक्स नट क्या होता है? मखाना होता है। ठीक है, तो ऐसे करके एक पॉइजन नट और होता है। पॉइजन नट किसको बोलते हैं? कुपिलू को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, सिलेबस में है, कहीं ना कहीं इससे सामना होगा, तो अभी कर लेते हैं इनको। जो मेन थे वो मैंने बता दिया है, बाकी इनको दिमाग में रखना। आगे देखते हैं। आगे हम इसके स्वरूप की बात करते हैं। तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सिंपल होती हैं और ओवरवेट होती हैं। ओवरवेट का मतलब क्या होगा? कि ये नीचे ना नैरो होंगी, यहाँ पे देखो नैरो हैं, और ऊपर जाके क्या है? ब्रॉड हो गई हैं, तो ये ओवरवेट शेप होता है। और ऊपर की तरफ कैसी होंगी? ग्लैब्रस होंगी, यानी चिकनी होंगी, और नीचे की तरफ क्या होंगे? प्यूबिसेंट, यानी रोए से प्रेजेंट होंगे उसमें। ठीक है, फ्लावर्स इसके कैसे होंगे? ग्रीनिश येलो होंगे। इन दोनों को एक एक वर्ड करके अगर डिस्क्राइब कर दोगे चलेगा, पर इसका जो प्रयोजांग है, इसका फ्रूट है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। देखो हार्ट शेप होता है, हमने देखा था, इसका नाम था सेमिकार्पस एनाकार्डियम, जहाँ एनाकार्डियम इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो कैसा होगा? हार्ट शेप फ्रूट होगा। स्मूथ होता है, शाइनी ब्लैक होगा, और जब क्या होता है, ये जब पक जाता है ना, तब ये ब्लैक कलर यानी कृष्ण वर्ण का हो जाता है पकने पर। बाकी क्या होता है? अटैच टू अ फ्लैशी एडिबल ऑरेंज रेड कप। ठीक है, जिसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। तो इसी के कारण इसका हमने पर्याय देखा था क्या? अग्निमुखी। ठीक है ना, कि फल का जो शीर्ष भाग था ना, वो कैसा था? अग्नि वर्ण का था। तो अग्निमुखी हमने इसका एक पर्याय देखा था उसी के अनुसार। इट कंटेन विस्कस ऑयली लिक्विड दैट बिकम ब्लैक ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर। ठीक है, ये विस्कस जो ऑयली लिक्विड था ना, इसी को यूज़ करते थे पुराने टाइम पे, किस लिए? मार्किंग के लिए। तो तभी इसका इंग्लिश नेम क्या पड़ा था? मार्किंग नट ट्री। ठीक है, हमने स्वरूप देख लिया है इसका, लीव्स देखी सबसे पहले, फ्लावर देखा, फ्रूट इसका इंपॉर्टेंट है। फ्रूट कैसा होता है? पक्व फल जो होता है वो कृष्ण वर्ण का होता है। और इसके जो फल के शीर्ष भाग पे क्या होता है? एक ऑरेंज या अग्नि वर्ण का
एक कप होता है जिसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, तो जिस कारण से इसका पर्याय क्या था, अग्निमुखी था। और इट कंटेन मतलब जो कंटेन करता है क्या, बिस्कस ब्लैक बिस्कस ऑयली लिक्विड, जो एयर के कांटेक्ट आने पे क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। बाकी अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये भारत में सर्वत्र ही मिलेगा। मेनली जो वार्मर रीजन होंगे वहाँ पे मिलेगा, जैसे कि हमारा बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसकी जाति जाति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नोबडी नोज कि क्या पूछ लें वो, तो यहाँ पे भल्लातक और नदी भल्लातक इसकी दो जाति हैं। पहली कौन सी है, भल्लातक, दूसरी कौन सी है, नदी भल्लातक। ठीक है, हमने इसकी जातियाँ देखी, दो, भल्लातक और नदी भल्लातक। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना कि यहाँ का यहीं रिवाइज हो जाए और याद भी हो जाए, तो बस इसलिए। रासायनिक संगठन मैंने इसका हिंदी नाम बताया था कि बिलावा, उसको दिमाग में रखना। तो वहाँ से देखो क्या मिल गया हमें, बिलावानॉल। इसका नाम था क्या, सेमीकार्पस एनाकार्डियम। तो सेमीकार्पोल नाम से ही इसके दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके याद हो गए। बाकी क्या है, एनाकार्डियक एसिड, ये भी किससे, नाम से आ जाएगा, सेमीकार्पस एनाकार्डियम इसका पूरा नाम था, बॉटनिकल नेम। तो वहाँ से क्या आया, पहले वर्ड से सेमीकार्पोल आ गया, दूसरे वर्ड से एनाकार्डियक एसिड आ गया। हिंदी नाम इसका बिलावा था, तो वहाँ से क्या मिल गया हमें, बिलावानॉल मिल गया है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। बाकी इसके गुणकर्म की बात करें तो अगर हम लोग इसका रसबीर विपाक देखते हैं ना, तो सबसे पहले इसका एक कोड याद रख लो, क्या होगा, 421। 421 इसका कोड है, इसको दिमाग में रखना, 421। ठीक है, रस क्या है इसका, कटु रस होता है। वीर कैसा है, उष्ण वीर है। विपाक कैसा होगा, मधुर। अब यहाँ पे ये कैसा हो गया, विचित्र प्रत्यारब्ध हो गया। ठीक है, विचित्र प्रत्यारब्ध है, क्योंकि रस के अनुसार इसका वीर और विपाक नहीं है, मधुर विपाक नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। इसका गुण क्या है, लघु है, तीक्ष्ण है और स्निग्ध है। लघु हम समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि कटु है, उष्ण वीर्य वाला भी है। स्निग्ध क्यों है, स्निग्ध इसलिए क्योंकि ये ऑयल कंटेन करता है, तो इसलिए ये स्निग्ध भी है। तीक्ष्ण गुणों वाला होता है, बिल हमने इसका नाम ही देखा था कि भाले के समान जो तीक्ष्ण गुणों को धारण करता है उसे भल्लातक कहते हैं, तो तीक्ष्ण ये रहेगा। और विषारी द्रव्य भी, अगर तंत्र में इसको पढ़ोगे भल्लातक को। बाकी इसके प्रधान कर्म क्या होंगे, जब हमने इसका वर्गीकरण देखा था तो हमने देखा था कि आचार्य चरक ने इसको 3 महाकषाय के अंतर्गत में रखा था। वहाँ पे कौन सा था, दीपनीय था, मूत्र संग्रहणीय था और कुष्ठग्न था। बाकी आचार्य सुश्रुत इसके अर्शोग्न जो कर्म होता है उस पर विशेष जोर देते हैं। आचार्य सुश्रुत 2 द्रव्य बताएंगे, कुटज और भल्लातक, जो अर्श में यूज़ करते हैं। कुटज कहाँ यूज़ करते हैं, आर्द्र अर्श में यूज़ करते हैं जहाँ ब्लीडिंग हो रही हो। शुष्क अर्श में आचार्य बताते हैं कि हमें किसका यूज़ करना चाहिए, भल्लातक का यूज़ करना चाहिए। इसके अर्शोग्न कर्म पे ही ना आचार्य बागभट्ट जो होंगे वो इसका अग्रह बताएंगे। आचार्य चरक कोई भल्लातक का अग्रह नहीं बताते हैं, दिमाग में रखना। आचार्य बागभट्ट जो होंगे वो इसका अग्रह बताएंगे अर्श के ऊपर, कि अर्श में ये श्रेष्ठ द्रव्य है। बाकी ये मेध्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लिक नहीं करता है दिमाग में कि भल्लातक मेध्य भी हो सकता है, पर इसका हम रेफरेंस भी आगे देखेंगे। आचार्य चरक चिकित्सा स्थान में बताते हैं कि ये मेध्य भी होता है। मूत्र संग्रहणीय हमने महाकषाय में ही पहले ही देख लिया था, वहाँ पे उसको आचार्य ने वर्णित किया, तो ये मूत्र संग्रहण का भी कर्म करेगा। दोष कर्म क्या है इसके, कफ बात शामक है। विशेषता ये कफ का शमन करने वाला होता है, क्यों, क्योंकि ये उष्ण वीर्य वाला द्रव्य है। तो कफ और बात दोनों के ही गुण क्या होते हैं, शीत गुण वाले होते हैं। और भल्लातक हमारा कैसा है, उष्ण वीर्य वाला है, तो इनके शमन करेगा ये। किनका शमन करेगा, कफ और बात का शमन करने वाला होगा हमारा भल्लातक। ठीक है, तो दोष कर्म क्या हो गए, कफ बात शामक। प्रधान कर्म क्या है, दीपनीय है, अर्शोग्न है, कुष्ठग्न है, मेध्य है और मूत्र संग्रहणीय है। अगर हमने इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लिया होगा ना, तो हमें यहाँ पे इसको प्रधान कर्म लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका रसबीर विपाक का कोड क्या था, 421। ठीक है, कटु रसात्मक है, उष्णवीर वाला है और मधुर विपाकी है। बाकी गुण में स्निग्ध इंपॉर्टेंट है, तीक्ष्ण तो सबको ही पता होता है, लघु भी पता होता है। अब इसके धातु पे कर्म क्या होंगे, रक्त पे ये क्रिया करता है तो वहाँ पे क्या होगा, कुष्ठग्न का कर्म करेगा। आचार्य आगे बताएंगे कुष्ठ में वो 2 द्रव्य मेनली बताते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, जहाँ पे खदिर और बीजक बताते हैं, और अर्श में बताते हैं कुटज और हमारा भल्लातक। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि आचार्य चरक ने कहाँ पे वर्णन किया था इसका,
कुष्ठग्न महाकषाय में वर्णन किया था। तो रक्त पे ये क्रिया करने के कारण क्या होगा, कुष्ठग्न होगा। मज्जा पे क्रिया करेगा तो क्या होगा, मेद होगा। मज्जा धातु हम सब जानते हैं, अपना नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इसको मानते हैं मॉडर्न से जब कोरिलेट करते हैं, और तो ये कैसा होगा, मेद्य होगा। मज्जा धातु पे ये क्रिया करने के कारण कैसा होगा, मेद्य होगा। ठीक है। बाकी इसके मल कर्म की बात करें तो पुरीष पे क्रिया करेगा, भेदनीय होता है ये। और मूत्र पे क्या करेगा, मूत्र संग्रहणीय होगा, हमने महाकषाय के अंतर्गत में देखा था इसको। और श्वेत पे क्या करेगा, श्वेत जनन करने वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये उष्ण वीर्य वाला है। ठीक है, तो श्वेत के जनन करेगा। अब इसके आमायिक प्रयोग देखते हैं। कम से कम ये 2 तो याद होने ही चाहिए यूजी के लिए, वरना यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने रखे हैं, तो कम से कम 3 तो याद कर ही लो। पहला होता है पिलियोदर। पिलियोदर में भल्लातक, हरितकी, कृष्णजीरक एवं गुड़ से बने हुए मोदक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी चीज़ें आई हैं, 4 चीज़ें आई हैं। किसमें, पिलियोदर में। पिलिया में उदर हो गया है वहाँ पे, मतलब कि पिलियोदर, जब 8 प्रकार के उदर रोग आचार्य बताते हैं तो वहाँ पे पिलियोदर भी बताते हैं। स्प्लीनोमेगैली, जिसको मॉडर्न से अगर को रिलेट करें तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लीनोमेगैली में कैसे यूज़ करना है, भल्लातक को हरितकी, कृष्णजीरक, गुड़ के साथ इसका मोदक बना लेते हैं, फिर उसको पेशेंट को देते हैं। तो पिलियोदर। ठीक है। कुष्ठ में कैसे यूज़ करना है, कुष्ठ में भल्लातक लेना है, त्रिफला लेना है, और निम्ब से सिद्ध घृत का इसमें सेवन कराना है। ठीक है, घृत को सिद्ध करके इसमें यूज़ कराना है। किससे सिद्ध करेंगे घृत को, भल्लातक, त्रिफला और निम्ब से। अर्श में देते हैं, तो अर्श के लिए मैंने बताया था कि अर्श में इसको वन ऑफ द बेस्ट ड्रग बोला गया है। तो भल्लातक के साथ तक्र का तर्पण कराते हैं। ठीक है, इसके प्रयोजांग क्या क्या होते हैं, फल इसका प्रयोजांग है और इसका तेल प्रयोजांग है। ठीक है, इसका हम फल और तेल यूज़ करते हैं भल्लातक का। मात्रा क्या है, ये तीक्ष्ण द्रव्य है, विषारी द्रव्य है, इसका शोधन करके यूज़ करते हैं। तो मात्रा क्या करनी है, कम ही लेनी है, क्योंकि ये तीक्ष्ण होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर फल चूर्ण लेना है तो 1 से 3 रत्ती लेते हैं। एक रत्ती में कितने mg होते हैं, तो एक रत्ती बराबर 125 mg। ठीक है, बाकी तेल की बात करें तो 10 से 20 ड्रॉप। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ले लेना है, हमें सिर्फ 10 से 20 ड्रॉप्स लेनी है, क्योंकि ये तीक्ष्ण द्रव्य है। क्षीर पाक इसका यूज़ करते हैं तो सिर्फ 30 ml क्षीर पाक इसका यूज़ करना है। ठीक है, समझ आया होगा। आगे देखते हैं इसके विशिष्ट योग कौन कौन से होंगे। विशिष्ट योग इसका भल्लातक घृत है, जिसको किस में यूज़ करते हैं, गृहिणी में यूज़ करते हैं। ठीक है, गृहिणी रोग में भल्लातक घृत का वर्णन मिलता है। भल्लातक आदि तेल है, ये बहुत मेनली देखने को मिल जाता है बाज़ारों में। भल्लातक आदि मोदक है, जिसको किस में यूज़ करते हैं, अर्श में यूज़ करते हैं। ठीक है, कांकायन बटी है, तो गुल में यूज़ करते हैं। वर्धमान भल्लातक आचार्य सुश्रुत इसका वर्णन करते हैं किसमें, अर्श में। ठीक है, आचार्य चरक ने रसायन योग भी बताए हैं, जो चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय, वहाँ दूसरा पाठ जो है वहाँ पे आचार्य चरक भल्लातक के 10 रसायन योग भी बताएंगे। अब इसका प्रतिनिधि द्रव्य क्या होगा, भल्लातक का प्रतिनिधि द्रव्य चित्रक होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली एमसीक्यू में, या फिर कहीं भी कोई भी एग्जामिनर आके पूछ सकता है कि बताओ भल्लातक का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है, या उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, तो वो चित्रक होता है। हमने पर्याय देखा था, भल्लातक का पर्याय अग्निक था और चित्रक का अनिल नामा था, दोनों ही अग्नि से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वैसे कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हो। अब देखते हैं कौन सा भल्लातक का हमें यूज़ करना चाहिए, या कौन सा भल्लातक जो होता है जो यूज़ करने लायक होता है। तो ऐसा भल्लातक का फल जो पानी में डालने पे डूब जाए, वो भल्लातक का फल हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब आता है किसी व्यक्ति ने अगर अशुद्ध भल्लातक यूज़ कर लिया, उसका जो शोधन होता है वो नहीं किया, या फिर उसको अशोधित ही यूज़ कर लिया, तो उसमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो मैंने बताया था भल्लातक तीक्ष्ण द्रव्य होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। तीक्ष्ण द्रव्य होता है वो। तो ब्लिस्टर ऑन टंग एंड थ्रोट, यहाँ पे ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। इंक्रीज्ड थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ओलिगोरिया, हेमेचोरिया, ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और इसकी चिकित्सा क्या होगी कि भल्लातक असहायता में रक्त चंदन का प्रयोग करना है, ये आचार्य भाप मिश्र बताएंगे। ठीक है, तो आचार्य भाप्रकाश का ये रेफरेंस है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि भल्लातक असहायता में अगर किसी से भल्लातक का सेवन सहन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे रक्त चंदन का प्रयोग कराते हैं, दिमाग में रखना।
जीरक और सेंधव लवण का सेवन कराते हैं। ठीक है, बाकी शीत द्रव्यों का यूज़ कराएंगे, जैसे कि इसमें दुग्ध हो गया, घृत हो गया और नारियल के तेल सेवन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि नारियल का तेल जो होता है ना, वो इसका एंटीडोट भी बोला जाता है, उसको दिमाग में रखना ये चीज़। ठीक है, बाकी अगर त्वक से संपर्क हो रहा है या त्वचा से लग रहा है ना, तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पे त्वचा पे भी ब्लिस्टर और वुंड देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या करना है, मेघनाथ स्वरस, नवनीत, नवनीत किसको बोलते हैं, मक्खन को बोलते हैं, इसका लेप करना है त्वचा पे। ठीक है, और क्या देखा हमने कि नारी के तेल और नवनीत अथवा घृत का लेप करना है। ये त्वचा पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है भल्लातक के कारण, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका शोधन देखते हैं, तो शोधन इसका चतुरंगुल का जब हम वो देखते हैं ना, शोधन कैसे करते हैं उसकी फली की, यानी फल मज्जा जब निकालते हैं ना, उससे पहले उसका क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो वैसे ही इसका है कि भल्लातक को बृंतमुख काट कर, उस भल्लातक का क्या करना है, उसका बृंतमुख काटना है, फिर 7 दिनों तक इसको इष्टिका चूड़ के अंदर दबा के रखते हैं। अब इसको ऐसा करने का रीज़न क्या हो सकता है कि जो भी भल्लातक का फल है उसको इष्टिका चूड़ के अंदर में अगर दबा के रख दिया, तो जो भी इसका तीक्ष्ण तेल वगैरह होगा या फिर जो भी पॉइजनस पार्ट होगा उसको इष्टिका चूड़ सोख कर लेगा। शायद इस कारण से इसको 7 दिनों तक इष्टिका चूड़ के अंदर में दबा के रखते हैं। फिर 7 दिनों बाद इसको निकालेंगे और इष्टिका चूड़ से रगड़ कर इसको साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद या तो इसे दुग्ध में उबालते हैं या फिर दोला यंत्र में नारिकेलोदक के साथ में इसका स्वेदन करा देते हैं। ठीक है, ये इसका शोधन हो गया, इसको याद करना है। भल्लातक की सेवन विधि या फिर भल्लातक किसको यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना है, भल्लातक के साथ हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसके साथ हमें कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, भल्लातक का हम ऐसे ही नहीं उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं कि बाकी द्रव्यों की तरह इसका यूज़ करा लें, क्योंकि बहुत ही तीक्ष्ण होता है, बार बार बोल रहा हूँ। तो भल्लातक किसको नहीं देते हैं, बालक, गर्भिणी, पित्तज प्रकृति, पित्तज रोगों में भल्लातक को नहीं देते हैं, क्योंकि भल्लातक कैसा होता है, पित्त वर्धक होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, जिस कारण से बालक, गर्भिणी, पित्तज प्रकृति वाले पुरुषों में और पित्तज रोग वाले व्यक्ति में भल्लातक को नहीं देते हैं। ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में भी इसको वर्जित बोला है भल्लातक के सेवन को, क्योंकि इस काल में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, उष्णता होती है। ठीक है, जिस कारण से इसको भल्लातक को नहीं देते हैं। भल्लातक सेवन काल में ककार आदि कटु, अम्ल, उष्ण, आतप सेवन वर्जित होते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि किन चीज़ों का हमें सेवन करना है। तो वहाँ पे घृत हो गया, शर्करा हो गया, दुग्ध हो गया, चावल का अधिक सेवन करना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, शीत वीर वाले, या फिर मेनली बोलेंगे इनका क्या शीत होते हैं ये तासीर में, ये वाले द्रव्य, तो इनको ही यूज़ करना है। मुख में घृत का लेप कर कर भल्लातक का यूज़ करेंगे, ताकि हमें भल्लातक हम सीधा सीधा नहीं लेंगे, हम मुख में पहले घृत का लेप करेंगे, जिससे हमें ब्लिस्टर्स और बाकी प्रॉब्लम्स ना हों। अब आता है कि भल्लातक का तेल कैसे निकालते हैं। तो भल्लातक का तेल पाताल यंत्र विधि से निकालते हैं, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, पाताल यंत्र में क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं ज़मीन में, उसके बाद उस गड्ढे में एक घट रखते हैं, इसके ऊपर एक और घट रखते हैं। ठीक है, ये इसमें हमारा जो भी द्रव्य है वो होगा, और इसके ऊपर से उपले रख देते हैं। अब यहाँ पे इसमें एक छिद्र कर देते हैं, यहाँ पे शराब संपुट, एक कपड़ा वगैरह लगा देंगे, यहाँ पे तेल के कलेक्शन के लिए एक पात्र रख देते हैं इसमें, और ऊपर से अग्नि देते हैं। अग्नि का मान इतना होना चाहिए कि जो अंदर द्रव्य है वो जले ना, सिर्फ उससे तेल जो है वो निकल कर नीचे वाले में कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा हम भल्लातक का तेल निकालते हैं। बाकी इसकी अग्रता मैंने बताया था कि आचार्य चरक ने इसका अग्र नहीं बताया, पर आचार्य बागभट्ट जो होते हैं वो अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र के 40वें अध्याय में अग्रह बताते हैं। किसका, भल्लातक का। वहाँ पे अग्रह क्या बताते हैं आचार्य बागभट्ट कि भल्लात को अर्शसु अग्रयम, यानी कि अर्श में भल्लातक को अग्रह मानते हैं। कौन, आचार्य बागभट्ट। याद रखना, एग्जाम में 40 to 60% क्वेश्चन अग्रह द्रव्यों के ऊपर बन जाते हैं। ये मैंने कम ही बोला है, 70% 80% तक क्वेश्चन किस पे जाते हैं, तुम्हारा अग्रह वाले द्रव्यों पे जाते हैं। तो अग्रयता किसी की भी हो, आचार्य चरक माना कि 152 द्रव्य बताते हैं, पर बाकी आचार्य बागभट्ट भी बताते हैं, तो हमें उसके हिसाब से भी अग्रह देख के चलने हैं। गुगलू का अग्रह आचार्य
चरक नहीं बताते पर बागबट बताते हैं। तो ऐसे द्रव्य जिनका अग्र होता है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा मैं ये बात रिपीट करता हूँ। तो हमें इसका क्या करना है, अग्र याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो हमने पहले कहीं ना कहीं इनको यूज़ किया हुआ है, तो उनका एक बार रेफरेंस देख लेते हैं। हमने देखा था कि सभी कफश विकारों में भल्लातक का यूज़ होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे आचार्य चरक बता रहे हैं चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय के दूसरे पाद में। क्या बता रहे हैं कि कोई भी कफज विकार हो ना, ऐसा कोई भी कफज विकार या विबंध नहीं है जिसको भल्लातक दूर ना कर पाए। और ये क्या होता है, शीघ्र ही मेदाग्नि का वर्धन करने वाला होता है। कौन, भल्लातक हमारा। पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली कि भल्लातक सभी प्रकार के कफज विकारों को शांत करने वाला होता है। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि ये शीघ्र ही मेदा अग्नि का वर्धन करते हैं। तभी हमने इसके जब प्रधान कर्म देखे थे ना, वहाँ पे बोला था कि ये मेद्य होता है, मेद्य द्रव्य है। ये चीज़ जल्दी किसी को समझ नहीं आती, हम प्रॉपर रेफरेंस के साथ देख रहे हैं कि भल्लातक को मेद्य क्यों बोलते हैं। फिर क्या बोला है, अब वही चीज़ जो मैंने बताया था कि पहले आचार्य सुश्रुत जो भी कुष्ठ के लिए दो द्रव्य श्रेष्ठ बताते, आचार्य सुश्रुत कभी भी अग्र नहीं बताते, पर वो श्लोक के अंदर में बता देते हैं कि श्रेष्ठ द्रव्य कौन से होते हैं। तो कुष्ठ के अंदर में आचार्य चरक दो द्रव्य बताते हैं, वैसे ही अर्श के अंतर्गत वो आचार्य सुश्रुत दो द्रव्य बताते हैं। कुष्ठ में कौन कौन से बताते हैं, वहाँ पे खदिर और बीजक बताते हैं, ठीक है। और अर्श के अंतर्गत में कौन कौन से बताते हैं, वृक्षिक और हमारा अरुष्कर। अरुष्कर हमने देखा था, इसका भल्लातक का पर्याय था, ठीक है। इसको किस में देते हैं, शुष्क अर्श में देते हैं जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है। बाकी वृक्षिक किसका पर्याय है, तो वो कुटज का पर्याय है। और इसको किस में देखते हैं, आर्द्र अर्श में देते हैं, ठीक है। तो हमने प्रॉपर रेफरेंस के साथ में सारे इसके यूजेस देख लिए हैं। हमारे सिलेबस का एक पार्ट है कि रिसर्च अपडेट हमें आनी चाहिए। तो रिसर्च अपडेट हम क्या देखते हैं कि एक रैट है, उसके अंदर में उसको हाई फैट डाइट देके उसके अंदर में क्या किया गया, उसका लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कराया गया पहले। फिर हमने उसको एक्सट्रैक्ट दिए, किसके, सेमिकार्पस एनाकार्डियम यानी हमारे भल्लातक के हमने उसको एक्सट्रैक्ट दिए। और हमने नोटिस क्या किया कि वहाँ पे हमने भल्लातक के उन एक्सट्रैक्ट की क्या देखी, हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी देखी, यानी कि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल उस चूहे के अंदर में कम देखा हमने। किसके यूज़ के बाद, हमारे सेमिकार्पस एनाकार्डियम यानी भल्लातक के एक्सट्रैक्ट के यूज़ के बाद, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइपोलिपिडेमिक हमारा कैसा है, ये इसका रिसर्च अपडेट में हम इसको डाल देंगे, ठीक है। आई होप भल्लातक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भल्लातक हमारा इतना ही था, हमने सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।